रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड का ही थर्ड पार्ट है। हमने पहले न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, फिर आरएनए को समझना इजी हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा था कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसकी दो टाइप्स हैं आगे। एक क्या है डीएनए और दूसरी क्या है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियोटाइड को हमने देखा था वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता था, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता था। क्या कौन सी चीज़ें होती थी उसमें? नाइट्रोजनस बेसिस होती थी, उसमें आपके शुगर प्रेजेंट होती थी जो पेंटोज होती थी, और थर्ड वन कौन सी चीज़ होती थी? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता था। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता था? शुगर पे आके डिफरेंस आता था। आगे भी डिफरेंस आएंगे जब हम आरएनए को रीड करेंगे। यहाँ पर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, यानी कि सेकंड कार्बन पे OH नहीं होता बल्कि H होता है। और आरएनए के केस में क्या होता है कि यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज नहीं शुगर प्रेजेंट होती है, जस्ट क्या होती है? राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। मैंने एक चीज़ को देखें, मैंने अभी क्या कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। तो इट्स मीन डीएनए भी किससे मिलकर बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से। इट्स मीन आरएनए भी किससे मिलकर बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। तो ये सारी की सारी वो जनरल चीज़ें जिसको आप अगर आप माइंड में रखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट रखेंगे, आपके सारे आगे आने वाले जितना भी पोर्शन है स्लाइड्स हैं वो सारी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो कहते हैं कि इसको हम पहले रीडिंग कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कहते हैं डीएनए की तरह होता है, लॉन्ग अनब्रांच्ड होता है, और उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 to 5 प्राइम की तरफ अटैच होते हैं और फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। देखें, ये आरएनए जो होता है ना ये यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, वो कौन से केसेस में डबल स्ट्रैंडेड होगा वो हम आगे फर्दर रीड करेंगे। बाकी इसके अंदर ये जो स्ट्रैंड मैंने बनाया है, ये स्ट्रैंड किससे मिलकर बना हुआ है? पॉली न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं मिलकर बना हुआ, पॉली न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता था? ये शुगर, और इस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता था, और इसके कार्बन 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता था उस हाइड्रो ग्रुप से अगला शुगर जाकर अटैच होता था, और वो भी कहाँ पर? फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता था। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह तीसरा, इस तरह चौथा न्यूक्लियोटाइड, और एक पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही आगे क्या हो जाता है? उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से एक पूरा स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, तो ये देखें वो यही बात कर रहा है कि इसके अंदर जो 3 to 5 प्राइम होंगे और फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होगा, इट्स मीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगा। और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट होते हैं? वो कहता है कि इसके अंदर 75 to 1000 होते हैं। ये 1000 से मुराद 1000 प्लस भी हो सकते हैं। हम आगे लास्ट स्लाइड में हम जाके रीड करेंगे, जाके उसमें हम देखेंगे 1500 भी होंगे और 1800 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, वो कहता है कि आरएनए की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं और उनका हर एक का अपना एक स्पेसिफिक काम है। एक कौन सी है? मैसेंजर आरएनए। एक कौन सी है? ट्रांसफर आरएनए। और थर्ड कौन सी है? राइबोसोमल आरएनए। हर का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है और हर एक का अपना अलग फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपका बिल्ड करता हूँ। आरएनए की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमने आरएनए की नीड क्या थी कि आरएनए बनाना पड़ा? देखें, हमारी बॉडी को हर वक्त ना प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो प्रोटीन की जो इंस्ट्रक्शंस है वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना वो देता है। अब प्रोटीन बनानी होती है राइबोसोम्स ने। अब राइबोसोम को इंस्ट्रक्शंस आएंगी डीएनए से, लेकिन बेचारा राइबोसोम जो होता है ना वो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं कर सकता। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए चेंज कर देता है अपने आप को, अपनी इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के अंदर। ठीक है, कोडोन्स की फॉर्म के अंदर। जब हम मैसेंजर आरएनए को रीड करेंगे ना उसमें देखेंगे तो डीएनए का अपनी इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए में चेंज करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ही वजह थी, प्रोटीन की सिंथेसिस ही वो वजह थी जिसकी वजह से हमें आरएनए की नीड पड़ी। तो ये देखें, हमारी बॉडी को प्रोटीन की सिंथेसिस हर वक्त नीड होती है। ठीक है, ताकि सेल के फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सके। और ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है इसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है? हमारे डीएनए से। और राइबोसोम क्या है? वो इस डीएनए से आने वाली इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि वो इसको कन्वर्ट कर देता है राइबोसोम आरएनए के अंदर, जिससे राइबोसोम क्या हो सकता है? इजीली रीड कर सकता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये आपका डीएनए है, और डीएनए क्या करेगा? अपनी इस इन्फॉर्मेशन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? आरएनए के अंदर। और कौन सा आरएनए होगा? मैसेंजर आरएनए होगा। और वो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इस मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन में चेंज हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो ये आपने एफएससी में सारा रीड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड देखें। नेक्स्ट है मैसेंजर आरएनए। अच्छा, मैसेंजर आरएनए से पहले एक चीज़ को समझें। अभी हमने क्या कहा है कि हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस चाहिए, और उस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या है कि डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन को, प्रोटीन बनाओ, और प्रोटीन बनानी होती है राइबोसोम्स ने। राइबोसोम रीड नहीं करता है, तो इसे रीड नहीं कर सकता, तो डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? आरएनए के अंदर। अच्छा, और वो कौन से आरएनए के अंदर करता है? मैसेंजर आरएनए के अंदर करता है, और मैसेंजर आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ठीक है, अच्छा याद रखें, टोटल जितना भी आरएनए है ना, उस टोटल आरएनए को हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसको हमने फर्ज कर लिया वो 100% है, तो उस 100% का 5% जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, और ये हेट्रोजीनस यूकैरियोट्स की बॉडी के अंदर हेट्रोजीनस फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग होती है और ये फिर मैसेंजर आरएनए के अंदर चेंज हो जाता है। वैसे भी ये हेट्रोजीनस होता है। दूसरी 3 आरएनए के जो डिफरेंट टाइप्स है ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ना, तो उनके मुकाबले में इनका साइज
और सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा वेरी करता रहता है। लेकिन इसके पास स्पेसिफिक क्या चीज़ है कि जो डीएनए ने ना इन्फॉर्मेशन भेज दी है इसके अंदर, और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म के अंदर है, कोडोन्स की फॉर्म के अंदर है। अच्छा, मुझे आपने एफएससी में जेनेटिक कोड्स के बारे में रीड किया होगा। टोटल कितने कोडोन्स होते हैं? 64 कोडोन्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल होते हैं 64 कोडोन्स। इस कॉन्सेप्ट को समझें, टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। तीन कोडोन एक जेनेटिक जो कोड होता है वो तीन कोडोन से मिलकर, तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोडोन्स न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। एक कोडोन्स होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। और एक जेनेटिक कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तीन न्यूक्लियोटाइड, मीन तीन कोडोन्स होते हैं। उन तीन को तो आप माइनस कर दें। तीन को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि तीन पर मुश्तमिल एक ऐसा कोड होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकता है। जस्ट उसका काम ये होता है कि उसने प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स। उसने क्या करना है? प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना है। अच्छा, बाकी कितने बच गए? 61। ये 61 जो कोडोन्स होंगे ये अब आगे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की जाके असेंबली करवाएंगे और उससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब स्लाइड को रीड करें, स्लाइड को रीड करने से आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा। देखिए, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो टोटल आरएनए का कितना होता है? 5% होता है, और ये हेट्रोजेनस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होती है? जेनेटिक कोड होता है जो कि कहाँ से आया होता है? डीएनए के अंदर। वो किस प्रोसेस के थ्रू आया? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू आया। अच्छा, और वो कोडोन्स किस फॉर्म में होता है? ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट्स किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोडोन्स बोलते हैं। हर कोडोन एक स्पेसिफिक आगे अमाइनो एसिड बनाना है। टोटल कितने हैं? 64। उन 64 में से आपने याद रखना है तीन कौन से हैं? जो कि स्टॉप कोडोन्स हैं। पीछे कितने बन गए? 61 कोडोन्स बच गए जो कि आगे जाके अमाइनो एसिड की क्या करवाएंगे? असेंबली करवाएंगे, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। अच्छा, आप याद रखें, हमने अभी क्या कहा है कि ये भी ये न्यूक्लियस है ना, सेल का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और डीएनए ने अपने आप को कन्वर्ट किसमें? अपनी इन्फॉर्मेशन को कहाँ कन्वर्ट कर दिया? मैसेंजर आरएनए के अंदर। अब ये जो मैसेंजर आरएनए इसने बाहर जाना है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। वो इसे क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, डिग्रेडेशन करवाने, डिग्रेड कर देते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा हुआ है कि इसके एंड, दोनों एंड पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स अटैच कर दिए होते हैं जो इसे क्या करवाते हैं? इसे एंजाइम की डिग्रेडेशन से भी बचाते हैं और इसे स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक यहाँ पर टेल होती है, पोली ए टेल, ठीक है। और एक एंड पे कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कैप क्या करता है और ये टेल क्या करती है? ये उससे एक का काम करवाती है कि एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, साथ साथ क्या काम करती है? इसे एंजाइम की डिग्रेडेशन से बचाती है। तो स्लाइड्स को रीड करें तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो वो कहता है कि इसका जो 5 प्राइम है, अभी हमने क्या कहा है? 3 to 5 प्राइम के अंदर हो गए। फर्ज करें ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है। जो 5 प्राइम है उस पर कैप्ड होती है, और वो कैप किसकी होती है? गुआनोसिन मोनोफॉस ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड की होती है, जो इसे क्या करता है? विच हेल्प्स, एक तो इसे ट्रांसलेशन में, मैसेंजर आरएनए की रिकॉग्निशन में हेल्प करता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। और 3 प्राइम पे क्या होती है? टेल होती है, और वो टेल किससे मिलकर बनी होती है? पॉली ए टेल होती है, ठीक है। पॉली ए टेल एक मॉलिक्यूल होता है, और वो मॉलिक्यूल का इस तरह उसने कंपोजिशन भी लिखी, जो उसे क्या करता है? स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ क्या करता है? उसे एंजाइम की डिग्रेडेशन से भी बचाता है। तो ये मैसेंजर आरएनए के बारे में था। तो सिंपल सा है, मैसेंजर आरएनए का क्या है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, वो इसको कन्वर्ट किस में करेगा? मैसेंजर आरएनए के अंदर, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए में कोडोन्स की फॉर्म में होगी। कोडोन्स किस पर मुश्तमिल होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे होता है। टोटल कितने कोडोन्स है? 64 है। तो एक कोडोन्स होता है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, वो क्या होता है? वो स्टॉप करवाता होता है सिंथेसिस। तो 64 में से 3 को निकाल दिया। अब जो 61 जो बचे हैं पीछे हमारे पास पॉसिबल कोडोन्स, वो क्या करवाएंगे? वो पॉसिबल कोडोन्स आगे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। समझ आ गई इसकी? अब नेक्स्ट है हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए के बारे में बताया हुआ है, और ये किस तरह प्रेजेंट होता है, एक सारी की सारी विजुअलाइज करवाया गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, ये कोडोन्स के बारे में बताया गया कि कोडोन्स किस तरह प्रेजेंट होते हैं और किस तरह उनका एक सीक्वेंस होता है, और वो हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए नाम से ही जाहिर हो रहा है किसी चीज़ को ट्रांसफर कर रहा है। कौन किस चीज़ को ट्रांसफर कर रहा है? ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। किधर ट्रांसफर करेगा? जहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है ट्रांसलेशन प्रोसेस के वक्त, वहाँ पर अमाइनो एसिड को वहाँ पर सेंड करेगा। तो ट्रांसफर आरएनए याद रखना है, ये टोटल आरएनए में से मेन मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के मुकाबले में बिल्कुल स्मॉलेस्ट होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करना होता है? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करवाना होता है। और कहाँ पर ट्रांसफर करवाना होता है? जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है। तो ये अडेप्टर के तौर पर काम करते हैं। अडेप्टर का मतलब क्या होता है? कि किसी भी चीज़ को जोड़ना, किसी भी चीज़ को साथ अटैच करवाने की, जिस तरह अडेप्टर स्विच भी होते हैं। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करें तो अडेप्टर स्विच भी आपके सामने आएंगे। अच्छा, अब ट्रांसफर आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो क्लोवर लीफ लाइक होती है। क्लोवर लीफ लाइक का मैं आपको ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये क्लोवर लीफ है, इसकी तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पर बनाई गई है। अच्छा, इसके टोटल आर्म होते हैं 5। ये आर्म इसका कहलाता है एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। यहाँ पर आके अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, ठीक है। और एक आर्म इसका कहलाता है PSU आर्म, ठीक है। और एक आर्म इसका कहलाता है DHU आर्म, और एक एंटीकोडोन्स आर्म, ठीक है। और एक यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये सिर्फ इसका ना स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। बाकी एक चीज़ याद रखें कि ट्रांसफर आरएनए बाकियों से किस तरह डिफरेंट है।
इसमें बेसिस वही प्रेजेंट होंगे, लेकिन बेसिस की मॉडिफिकेशन की गई होगी। बेसिस की मॉडिफिकेशन किस तरह की होगी कि बेस के अंदर मिथाइल को ऐड किया गया होगा, यानी कि इसके अंदर जो बेस होगी वो मिथाइलेटेड बेस होगी। समझ आ गई कि नहीं, कि बेस के अंदर किस चीज़ को ऐड किया गया होगा, मिथाइल का। तो इसमें बेस की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की होती है। स्लाइड्स में देखें, वो कहता है कि ट्रांसफर आरएनए को जो है नॉर्मली कंटेन सम अनयूजुअल बेस विद द एडिशन ऑफ अनयूजुअल फॉर। यहाँ पर क्या होता है कि वो बताता है कि जितने टोटल बेसिस है ना, टोटल कितनी बेसिस है, 4 है, उन 4 बेसिस के मुकाबले में इसका अनयूजुअल बिहेवियर होता है। ठीक है, वो अनयूजुअल बिहेवियर किस तरह से होता है, वो कहता है कि उसकी जितने भी ये यहाँ पर प्रेजेंट हो गए बेसिस, उसकी क्या करवाएगी होगी, मिथाइलेशन करवाएगी। लाइक गोआनिन है, जब उसके अंदर मिथाइल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, मिथाइल गोआनिन। और इसी तरह साइटोसिन के अंदर ऐड कर देंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल साइटोसिन। तो यहाँ पर बस बेस की मॉडिफिकेशन होती है, ये आपने ट्रांसफर आरएनए में याद रखना है। सिंपल सा ट्रांसफर आरएनए स्मॉलेस्ट होगा, न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। और इसका काम क्या है, इसने ट्रांसफर करना है अमाइनो एसिड को कहाँ पर, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होगी, और ये अडेप्टर के तौर पर एक्ट करता है। इसमें क्या फ़र्क है और दूसरों में क्या डिफरेंस है कि इसमें बेसिस जो होती हैं उसकी मिथाइलेशन करवाई गई होती है। समझ आ गई। अब लास्ट पे हमारे पास है ये ट्रांसफर आरएनए का, ये क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना, ये टोटल ट्रांसफर आरएनए का 80% होता है। क्यों 80% होता है? अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए ना, इससे पहले आप एक और चीज़ को समझें। वो क्या चीज़ है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, आपने अगर उसको एफएससी में रीड किया हो तो राइबोसोम दो सब यूनिट्स होते हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट्स होता है और एक क्या होता है, लार्जर सब यूनिट्स होता है। मीन इस तरह मैं इसको बना देता हूँ, ये लार्जर सब यूनिट्स है और ये इसके अंदर कौन सा यूनिट्स आ गया, स्मॉलर सब यूनिट्स आ गया। अब ये जो इसके स्मॉलर या लार्जर सब यूनिट्स है ना, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनते हैं। मीन क्या है कि राइबोसोम किससे मिलकर बन रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बन रहे हैं। तो फिर राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है? राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, वहाँ पर बनता है। समझ आई किसकी चीज़ की नहीं, दोबारा इस चीज़ को समझे। राइबोसोम के कितने यूनिट्स हैं, 2। कौन कौन सा, एक स्मॉल है और एक कौन सा, लार्ज सब यूनिट्स है। और इन स्मॉल और लार्ज को हर एक स्पेसिफिक राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, स्पेसिफिक राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। किसको, राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट्स को भी कौन बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए। और इसके राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट्स को भी कौन बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए ही बनाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी, इसी तरह इस राइबोसोमल आरएनए की भी 2 टाइप्स आगे बन जाती हैं। वो राइबोसोम्स जो कि अटैच होंगे स्मॉलर के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्मॉलर राइबोसोमल आरएनए। और वो राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स के लार्ज सब यूनिट्स पे प्रेजेंट हो गए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लार्जर राइबोसोमल आरएनए कहेंगे। अब इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सबसे पहले इस जेन में बिठा लें। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। बनते किससे हैं, बनते हैं राइबोसोमल आरएनए से। वो राइबोसोमल आरएनए जो स्मॉल पे प्रेजेंट है उसे हम स्मॉलर राइबोसोमल आरएनए बोलेंगे, और वो जो कहाँ पर प्रेजेंट है, लार्जर राइबोसोम्स पे प्रेजेंट है, लार्जर यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम पे प्रेजेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, लार्जर राइबोसोमल आरएनए। लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? अच्छा, जो होता है ना स्मॉलर आरएनए, वो यहाँ पर भेजता है मैसेंजर आरएनए को। किसको भेजता है, मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए आता है और वो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करता है, वो कोडोन्स एक्सप्रेस करता है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। और लार्जर राइबोसोमल आरएनए पे क्या आता है कि लार्जर राइबोसोमल आरएनए पे ट्रांसफर आरएनए वो क्या करता है, अमाइनो एसिड को भेजता है, वहाँ पे ट्रांसफर करता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ये आपने याद रखना है। और ये भी याद रखें कि ये जो है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का बहुत ज़्यादा मेन डिफरेंस होता है। स्मॉलर में डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लार्जर में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि जो स्मॉलर होता है ना, उसके अंदर 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो लार्जर होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर ह्यूमन के केस की बात करें तो उसके अंदर जो स्मॉलर राइबोसोमल आरएनए होगा उसका जो साइज़ होता है वो 1800 होता है, और जो लार्जर होता है उसका 5000 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। स्टार्ट में मैंने बताया था कि इनका साइज़ जो होता है वो 75 से स्टार्ट होता है और 1000 तक रहता है। तो ये सारा का सारा राइबोसोम के बारे में स्ट्रक्चर था। अब इसकी स्लाइड्स को हम अगर रीड करें तो यही बताता है कि राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो टोटल का कितना होता है, 80% होता है। राइबोसोम वो कहता है कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर से होता है और एक क्या होता है, स्मॉलर होता है। और हर यूनिट जो है वो किससे मिलकर बना होता है, स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल से। अच्छा, यहाँ पर ना 50s लिखा हुआ है, 30s, ये स्वेडबर्ग एक यूनिट होता है, और यहाँ पर ये हर एक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से वेरी करेगा। यूकैरियोट्स में इसका डिफरेंट साइज होता है, प्रोकैरियोट्स में इसका डिफरेंट साइज होता है। नेक्स्ट में वो क्या कहता है कि डिफरेंट राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स इंक्लूड स्मॉलर राइबोसोमल आरएनए और लार्जर आरएनए। तो ये किस हिसाब से होगा, उसी हिसाब से होगा कि जो लार्जर सब यूनिट पे प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, लार्जर राइबोसोमल आरएनए, और जो स्मॉलर सब यूनिट पे प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, ये इस पैराग्राफ की इस पहली लाइन को छोड़ दें, ये अगली स्लाइड में रीड करवाऊंगा, आगे देखें। तो कहता है कि एक जो स्मॉलर पे कौन आकर अटैच होगा, मैसेंजर आरएनए, और वो क्या करवाएगा, ट्रांसलेशन के दरमियान प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। और
जो ट्रांसफ़र आरएनए वो कहाँ पर अटैच होगा, वो अटैच होगा लार्जर राइबोसोमल यूनिट्स पे, और वो वहाँ पर क्या करवाएगा, वो भी वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। किस तरह, ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड्स को। अब आगे वो कहता है कि लार्जर और स्मॉलर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ना, उनका बैक्टीरिया और ह्यूमन में डिफरेंट साइज़ होता है। जो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर स्मॉलर जो होता है वो 1500 का होता है, और जो लार्जर राइबोसोमल आरएनए होता है वो कितने का होता है, 300 का होता है। इस तरह ह्यूमन के केस की भी वो बात करता है, और हर एक में इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। अच्छा, ये एक लाइन जो मैंने मिस करवाई थी, इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। जो हमने कहा ना कि ये राइबोसोम्स बनाएगा, ठीक है, किस तरह ये राइबोसोम बनाएगा। अब ये मज़े की कहानी सुनो। ये स्पेसिफिक, ये भी एक राइबोसोमल आरएनए और ये भी एक स्पेसिफिक राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर ना स्पेसिफिक एक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोमल प्रोटीन। ये राइबोसोम इसके साथ ना कंबाइन करते हैं ये राइबोसोमल आरएनए। अब इन्होंने आगे क्या बनाना है, इन्होंने जाके एक राइबोसोम्स बनाना है ना, जिसने आगे एक प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। तो राइबोसोम के दो यूनिट्स होंगे, एक किसके साथ जाकर अटैच होगा, स्मॉलर के साथ, और एक किसके साथ जाकर अटैच होगा, लार्जर के साथ, और एक राइबोसोम की सिंथेसिस हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, एक वो राइबोसोम आगे जाके प्रोटीन की फंक्शनिंग करेगा या प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो अब वो लाइन को रीड करें। वो कहता है कि राइबोसोमल आरएनए कंबाइन करेगा प्रोटीन के साथ। ये प्रोटीन वो नहीं जो सिंथेसाइज होगी, ये स्पेसिफिक राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं, उनके साथ कंबाइन करेगा, और इंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी, और वो फिर उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, राइबोसोम की, जो कि किसकी फैक्ट्री होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की। आई थिंक आपको इसके बारे में कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।